सन 2008-9 में मैंने मजदूरी तक की है। पोछा लगाया है मैंने दुकान में। वो जो पेट्रोल पंप रहते हैं ना, पेट्रोल पंप, वो गड्ढा खोद के उसमें गड़वाना, ये किया है मैंने। बर्तन बाजार जो हमारे यहाँ होता था, वहां मैंने मजदूरी की है। मैंने मेडिकल पे काम किया है। सो हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अवर वेरी न्यू एपिसोड ऑफ बीटी टॉक्स। मेरा नाम है वारुण तिवारी और यहाँ हम फिटनेस की दुनिया के दिग्गजों की इंस्पायरिंग स्टोरीज आप लोगों तक लेकर आते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर मोतीलाल दायमा, तो जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इंदौर पुलिस के, आप मान सकते हैं वहां पे लोग उनको आर्नोल्ड के नाम से जानते हैं। तो अभी मैं आज उनके लाइफ के बारे में जानेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैं अभी भोपाल में पोस्टेड हूँ 1 साल से। अच्छा अच्छा, तो वो इंदौर में नहीं है वो, भोपाल में है। तो भोपाल के आर्नोल्ड लोग हैं वो। तो आज उनकी स्टोरी जानेंगे, आज उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे, किस बैकग्राउंड से वो आते हैं, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, और एक पुलिसमैन के लिए, एक पुलिस ऑफिसर के लिए बॉडी बिल्डिंग करियर को परस्यू करने कितना मुश्किल है। तो आज पूरी उनकी जर्नी जानेंगे। सो प्लीज वेलकम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मिस्टर मोतीलाल दायमा जी। सो मोतीलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीटी टॉक शो में। सो आप थैंक यू कैसे हैं? मस्त ऑलवेज। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैं अभी इंदौर पुलिस में था और अब भोपाल पुलिस में हूँ, और साथ में बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये आपका मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई? ये कौन सी एज में आपने स्टार्ट किया वर्कआउट करना, और ये पुलिस में कैसे आप लगे थे, इस चीज के बारे में बताना। कि मैं यार ना बहुत दुबला पतला था। मीन्स 45 kg बॉडी वेट और 75 सेंटीमीटर चेस्ट। और मेरा बचपन से ड्रीम था इंडियन आर्मी। और मतलब मेरे को सच बताओ ना, मैं जिस ओरा में बड़ा हुआ हूँ, जो मेरा लाइफस्टाइल है, तो मुझे डर लगता था। ये बिल्कुल एक सच बोल रहा हूँ, जो एक मैं उस उम्र में जब था, क्योंकि मेरे को ना रेड सिग्नल पे रुकना अच्छा लगता है। मैं नियम फॉलो करता था। और एक आप समझते हो कि ह्यूमन बिहेवियर है, उसमें इंडियन होना या ब्ला ब्ला ये फालतू की बातें, ह्यूमन बिहेवियर है कि रूल फॉलो करने वालों को गधा समझा जाता है। नहीं, ये मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, ये कोई सुन के स्पीच नहीं दे रहा हूँ या आदर्शवादी या फालतू की अच्छी बातें नहीं बोल रहा हूँ। ये जो हम सभी के, आप और मैं ही बात कर रहे हूँ। तो मुझे अच्छा लगता था रूल्स में जीना, और झूठ बोलने का नियम है आम इंसान का। तो मैं उस समय मैं डरता था कि यार अपन तो यार सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, क्योंकि जो नियम फॉलो कर रहा है उसको तो गधा समझा जा रहा है। तो मेरा ड्रीम था इंडियन आर्मी, कि भाई और देशभक्ति का तो भयंकर टाइप का जुनून था कि कुछ भी करना है देश के लिए। मतलब मैं तो ये भी सोचता था कि मैं शादी भी नहीं करूंगा, बस 10th 12th हुआ और इंडियन आर्मी में चले जाएंगे अपन। क्योंकि मेरे को डिसिप्लिन में जीना अच्छा लगता है। जैसे अभी देखो, मेरा हेयर कट, रोज सेविंग और ये सब में रूल्स फॉलो करना मेरे को खुद को भी अच्छा लगता है। कि रूल्स रहेंगे ना तो आप लाइफ को अपने तरीके से जी भी पाएंगे। नहीं, जो भी आईएएस आईपीएस बनते हैं या किसी फील्ड में जो चैंपियन बने हैं या एथलीट्स हो, वो कहीं ना कहीं आप सोचो ना, एक उनका लाइफस्टाइल रहता है, वो रूल्स को फॉलो करते हैं, जब भी वो लाइफ में कुछ बन पाते हैं। तो मुझे जाना इंडियन आर्मी में था, बॉडी वेट था 45 kg। तो उस वजह से क्या हुआ कि मैं अंडर वेट था, 5 kg अंडर वेट, और चेस्ट 75 था। तो 10 सेंटीमीटर, जो हमारा इंडियन आर्मी हो या पुलिस किसी में भी सिलेक्शन के लिए फॉर्मेलिटी में आपका 80 to 85 चेस्ट होना चाहिए, और बॉडी वेट 50+। तो एक वो है कि मैं इस वजह से जिम गया, और एक रीजन ये कि जब मैं 8 या 9 क्लास में था, तो मेरे स्कूल में मेरे प्रोफेसर के ऊपर कुछ इडियट टाइप के बच्चे थे, उनने एक लड़की को छेड़ा, तो हमारे सर ने उनको पनिश किया। तो नेक्स्ट डे वो 10-15 लड़के आए और हमारे सर को उनने मारा। तो मेरे लिए वो दिन, मतलब अंदर से बहुत जोश था, पर बाहर से अपन हड्डी थे। और एक सुनने में लगता है कि देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे, पर जब असली में कुछ प्रैक्टिकली होता है ना, तो चोक हो जाता है, माइंड फ्रीज हो जाता है, आप कुछ समझ नहीं पाते। तो वो मेरे सामने हो रहा, हमारे स्कूल के सारे प्रोफेसर थे, सारे स्कूल के बच्चे थे, किसी ने कुछ किया ही नहीं। वो पार्ट मेरे माइंड में 1 साल तक रहा, मैं सो नहीं पाया। मतलब सो तो दिमाग में वही वही दिखता था। तो इसलिए भी मैं जिम गया कि यार अब मेरे सामने अब कभी कुछ गलत नहीं हो। मतलब ये मेरी पूरी एक लाइफ का स्लोगन बोलो या सेंटर ऑफ पॉइंट है। मैं हीरो नहीं बनता हूं, मैं फेसबुक पे नहीं लिखूंगा या ऐसा हवाबाजी नहीं करूंगा
कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलो या मैसेज लिख दो बिल्कुल व्हाट्सएप इन पे के ये नंबर है, कभी भी कुछ गलत हो तो आप मुझे कॉल करो। ये मुझसे होता भी नहीं है। मेरी आंखों के सामने अगर होगा तो फिर मेरे को कोई लेना देना नहीं, वो गुंडा है या वो कौन है, पॉलिटिशियन है या डिपार्टमेंट से भी हो, गलत अगर मेरी आंखों के सामने होगा तो मैं उसका विरोध करता हूँ। और ये मैं सबको बोलता भी हूँ यार, देखो ना आप मार्शल आर्ट में नहीं बोलते हैं कि मार्शल आर्ट डिफेंस का है गेम ना, आप किसी की रक्षा के लिए सीखते हो, सही है कि नहीं? तो अगर आपका खुद का शरीर नहीं, आप कैसे रक्षा करोगे? आप बचाएंगे? आप खुद को नहीं बचा सकते, दूसरों को बचाने कहां से जाओगे? तो इसलिए भी मैंने जिम ज्वाइन किया। जब मैं जिम गया, बॉडी बनने लगी, मतलब पहले तो मैंने घर पे ही 2.5 महीने में, मतलब घर पे पूरे टाइम वर्कआउट करता था। ये क्योंकि ये जो अपना समर चालू होता है ना स्कूल के बाद में, पहले अपना 2-3 महीने की हॉलीडेज रहते थे, तो मैं उस समय मॉर्निंग में 7:30 फिर 9:30 पूरे टाइम सिर्फ वर्कआउट घर पे ही। तो पुशअप्स और हिंदू पुशअप जो रहती है, चिनअप्स और ईट से ही घर पे डंबल्स लगाता था और फ्री स्क्वाट। तो जब तक लगाता था जब तक मैं गिर ना जाऊं। तो मैंने घर पे 2.5 महीने में अच्छा एब्स, ट्राइसेप और डेल्ट बना लिए थे, ट्रेप्स और ये सब। फिर मैं जिम गया जून में, क्योंकि हिंदू फिलोसफी नहीं है अपने यहाँ के जिम की बॉडी नकली होती है, तो वो हाँ। शुरुआत में था। तो मैं इसलिए सोचा ना अपन जिम नहीं जाएंगे। फिर मैंने ऐसी जिम गया कि यार जाना चाहिए जिम। तो हम जिम गए, जिम जाते से ही धीरे धीरे बॉडी वेट बढ़ने लगा। फिर 2009 में पावर लिफ्टिंग गेम हुआ था, 8 या 9 में। तो मैं उसके अंदर मैंने डेडलिफ्ट अच्छा हेवी उठाया था। तो फिर पेपर में नाम वाम आया, पापा भी खुश हुए। तो पापा ने, पहले पापा बोलते थे हाथ पैर तोड़ दूंगा अगर जिम गए तो। और मेरा भी जैसे अक्सर नहीं बोलते, मेरे को मैसेज आते हैं कि सर हमारे पापा सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मेरी थ्योरी हमेशा यार ये रही कि आपको क्यों सपोर्ट करेंगे पापा? उनको पता है ना कि इंडिया का स्पोर्ट्स में क्या वैल्यू है, सही है कि नहीं? मेरे साथ ये अच्छी चीज हुई कि 2007 में मैंने जिम ज्वाइन किया और 2008 के समय बीजिंग ओलंपिक सुशील सर ले आए थे। उस समय धोनी भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, खली भी उसी समय फेम में आए थे। तो ये सब चीजें ऐसे मिक्स हुई कि आप पेपर में कटिंग रोज आता था ना कि धोनी ने वहां ऐसा डबल, मतलब 100 मारा है तो उनको ये दिया जा रहा है, ये हो रहा है। तो मैं एक सपनों की दुनिया में गया जानबूझ के, घर वालों को ही बोलता देखो अगर मैं भी कुछ जीतूंगा तो गवर्नमेंट भी हेल्प करता है, जबकि मेरे को पता है ऐसा कुछ होना नहीं। पर मैंने एक ओरा बना के रखता था, नहीं नहीं नहीं, कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। वही थ्योरी से मैं आज भी जीता हूँ कि कोई बात नहीं, आज जो परेशानी ठीक है, कल अच्छा रहेगा। तो बस एक वही बेस है कि आप अक्सर देखते हो, हम बोलते हैं ना एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, उसका क्या थ्योरी होता होगा? यही कि आप आज में जियो। जब आप आज में जियो कि देखो जो अतीत है वो बीत गया, अभी आने वाला पल है, आप उसको संभाल सकते हो। जैसे मेरे साथ हमेशा होती है, मैं वक्त के आगे हमेशा रहा। पहली बार 2013 में मेरे आदित्य प्रताप सर थे जो अभी एसपी धार हैं, उनने मेरी समय में हेल्प की, समय दिया उन्होंने। तो मैंने, सर आप भले समय मत दीजिए, बस मुझे ड्यूटी का जो टाइम है, मतलब उस समय हमारा पूरा ड्यूटी चलता था कि आईजी रिजर्व चालू हुआ था। तो मैंने बोला सर आप 1 घंटे का रिलीव दे दीजिए कि 8 से 2 रहती तो आप उसको 9 से 3 कर दीजिए, समय मत दो पर थोड़ा सा ऐसा कर दो कि मैं जिम जाके आ पाऊं। वो इतना इम्प्रेस हुए थे कि यार मेरी तरफ से पूरी छूट है, तुमको आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। तो मैंने बहुत, मैं उसी समय मिस्टर इंदौर बना, फिर डिस्ट्रिक्ट में मेडल, स्टेट में मेडल, और मैं इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया। और पावर लिफ्टिंग में भी मैं स्ट्रॉन्ग मैन और बेस्ट लिफ्टर रहा हूं। तो मैंने एक चीज देखी, अगर आप आज एंजॉय करने लग जाओगे ना तो आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे। जैसे विक्ट्री इज नॉट अ सक्सेस, आपको जीत गए और आप उसको एंजॉय कर रहे हो, आप खत्म हो गए। तो मेरी इसमें हमेशा आदत रही कि मैं रोज रिन्यू होके उठता हूँ। अभी जितने अचीवमेंट है जो भी सब जीरो, नया दिन है, नया मेहनत करो। मैं एक छोटा सा आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, मेरे जो यहाँ स्टूडेंट है उनको पता भी है। मैंने आज तक जो ट्रॉफीज जीती थी, ट्रॉफी मेडल, और तो मैं अभी यहाँ भोपाल पोस्टेड हूँ, तो यहाँ पे क्या है वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, तो वो नहीं है कहानी इस टाइप का कि आप उनको उसको सजा पाओ। तो वो नीचे ही रखे हुए थे। मेरे बच्चे छोटे हैं अभी, एक 8 साल का और एक 3.5-4 साल का, तो उनने वो तोड़ दिए। आप सोचो, ट्रॉफी पूरा लाइफ का कमाई होता है, बहुत अच्छी अच्छी ट्रॉफीज थी, बड़ी बड़ी बहुत। अब मेरे को ये अच्छा लग रहा था कि यार इन सब के बाद मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा।
वो तो जबकि इतनी बड़ी चीज है कि पूरा माइंड ब्लास्ट नहीं हो जाएगा और ये क्या कर दिया। तो पर मैं उसको पॉजिटिव लेता है कि ठीक है ना, ये अभी ये हो रहा है भाई कि भगवान सिग्नल दे रहे कि अभी तक जो तुम जीते ठीक है, अभी नया कुछ करो और आप मतलब मेहनत आगे करो। बढ़ो। हाँ तो मैं इसलिए भी ये ज्वाइन किया यार कि ना मुझे भेड़ चाल चलना पसंद नहीं है। मेरे को अच्छा लगता है ऐसा लाइफ में प्रॉब्लम्स होना चाहिए। ना एक शेर है वसीम बरेलवी साहब का कि उसूलों पे जहां आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं देखता था वाह। कि ना मेरे पापा पुलिस में है, तो हम जब छोटे थे तो पापा, हम घूमने फिरने नहीं जाते थे। पापा पानी गिर रहा है वो ड्यूटी कर रहे हैं, त्योहार है वो ड्यूटी कर रहे हैं, और पुलिस को रिस्पेक्ट नहीं मिलता। आपने देखा होगा, आप पता है ऐसा बोलना बहुत आसान है कि पुलिस ड्यूटी नहीं करती। आप एक पल उनका जब ड्यूटी करके देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि पता है जो इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, आरजे हैं, न्यूज रिपोर्टर है, एडवोकेट्स है, जो आपको सबसे टैलेंटेड दिखते हैं ना, जब ये रोड पे कांस्टेबल से पता है कैसे बात करते हैं, वह जानता है मैं कौन हूं। मैं मतलब डॉक्टर्स का भी बोल रहा हूँ, कितना एजुकेटेड रहते डॉक्टर, वकील, प्रेस रिपोर्ट सभी। मतलब ये क्या है यार, आपको बेचारा ड्यूटी कर रहा है, उसने बोला कि सर आप इधर से नहीं इधर। एक आप बात बताओ, कितना भी बुरा इंसान है, वो ऐसे ही बोलेगा ना रुक जाओ इधर से नहीं जा सकते, ऐसे तो बोल ही नहीं, "ए, चल इधर से हटो", ऐसा तो मतलब कैसे हो सकता है। आप पहले तो प्यार से बोलो, इतने लोग क्यों नहीं जाएंगे, हमको जाने। अरे यार उसको भी कोई लेना देना नहीं, ना तुम उसके दुश्मन हो ना दोस्त हो, वो अपना ड्यूटी कर रहा है, आप प्यार से बोल दोगे। जैसे अक्सर होता था ना हमारे साथ भी, तो मैं तो उल्टा उनको यही बोलता ही था, मैंने देखो सर सिर्फ आज का है, क्योंकि अक्सर जुलूस निकलते हैं ना, तो ब्लॉक किया जाता है थोड़ी देर के लिए एरिया। सर हम फिर किधर से जाएंगे, कोई बात होती क्या, अरे आपका शहर है भाई, एक दिन चले जाओगे तो क्या हो जाएगा। तो मैं तो यही बोलता था, मैंने देखो ना तो आप मेरे दोस्त हो ना दुश्मन, ना मैं यहाँ इसलिए खड़ा था कि आप इस समय आओगे और मैं आपको रोकूंगा। मैंने सब तो विचारो, सॉरी सर, तो खुद ही चले जाते। पर ये कि देखो वो क्यों होता है और मैं क्यों बोल पाता हूँ, जब आपका शरीर रहेगा ना, आप में निर्णय लेने की क्षमता आती है, इसलिए आपका बॉडी होना चाहिए। आपका शरीर नहीं ना, आप रैंक से कुछ नहीं कर सकते, भीड़ में कोई रैंक नहीं देखता, सब कंफ्यूज। आपको भी आज भी पता नहीं होगा ना कि अभी 2 स्टार को क्या, बस 2 स्टार का चलो पता होगा, सब इंस्पेक्टर है, टीआई, उसके ऊपर का रैंक आपको कंफ्यूज करेंगे कि यार ये क्या। लोगों को रैंक से कोई मतलब ही नहीं होता। आप दिख रहे हो ना तो वो कांस्टेबल से भी डरेगा, नहीं तो आपका कोई रैंक हो उसको कोई लेना देना नहीं। और नहीं तो आप देखो ना यार, अक्सर ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, वो आपकी रैंक से थोड़ी डरते हैं। आपका वजूद होना चाहिए कि आप काम नहीं कर सकते तो करवाना आना चाहिए, क्या ऐसे ही होगा। क्योंकि या तो तुम गुंडे बन जाओ भाई, हम नौकरी क्यों कर रहे हैं, हम सैलरी किस चीज कर रहे हैं। जब व्यक्ति ये सोचे ना कि सैलरी हम ले किस चीज कर रहे हैं, तो वो अपने आप सारे काम सही करने लगेगा। बॉडी, ऐसा नहीं है कि बॉडी से सब कुछ होगा, पर ये दोनों का बैलेंस है। मतलब कि ये ऐसा मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, बहुत सी बार वो डिमोटिवेट होते हैं ना कि सर पैसा नहीं है, ब्ला ब्ला। मैंने नहीं, भगवान कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं करेगा, वो हमेशा न्याय करता है। जिसके पास बहुत पैसा है तो उसके अंदर वो जुनून नहीं रहेगा। तो ऐसी ये दोनों का कॉम्बिनेशन, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। आप जब मल्टीपल हो जाओगे ना, आपका सब जगह वैल्यू रहेगा। सिर्फ बॉडी बनाना तो गधे हो, आप लड़ते फिरोगे। आप उसको सही दिशा में ले जाओ, सही दिशा में बस। आप जब जाते हो अपने काम पे जाते हो, अपने ड्यूटी पे जाते हो, तो वहां पे लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं? जो आपके कुलीग्स हैं जो हाँ हाँ आपके हाँ आपके साथ जो हाँ। काम कर रहे हो, उनके साथ आप मतलब वो आपके साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं? मैं लकी रहा हूँ बहुत, सच बताऊं तो, कि मेरे साथ जो मेरे बेचमेट है वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एक बार का एक किस्सा लगभग 3-4 साल पहले का, मैं ड्यूटी गया, तो एक संतरी होते हैं जो ड्यूटी पे गार्ड टाइप से खड़े रहते हैं ना, राइफल लेके। वो बोले कि भैया आप मत आया करो, बहुत दुख होता है। तो भी पहले हर्ट, अरे यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो बोले नहीं भैया अच्छा नहीं लगता है, आपको ये बेवजह परेशान करते हैं। सिर्फ एक से ऐसा तो नहीं कि शहर संभल जाएगा, इनको आपको फ्री छोड़ना चाहिए ना। मेरी ड्यूटी अक्सर ना बहुत आपातकाल स्थिति में बुलाई जाती है। तो ये कि मतलब सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ऑफिसर्स भी बहुत अच्छे से मिलते हैं, वो पिक्चर्स लेते हैं या बोलते हैं यार बेटा आपको, तुम्हें जानते हो आप ड्यूटी भी करते हो क्या। पर कुछ कुछ होते हैं जो आइटम बोल सकते हैं आप उसको, वो ह्यूमन बिहेवियर है, जो बहुत निचले स्तर के अधिकारी होते हैं ना। मेरी लाइफ में मेरे को सिर्फ मतलब अभी तक 2 या 3 मिले वो,
तो उसमें भी ये हुआ है कि वो खुद बोलते हैं कि यार सॉरी, हम ही आपके काम में आ रहे थे। मेरी ये हमेशा आदत रही, मैं और अच्छे से मिलता हूँ और रिस्पेक्ट देता हूँ। देखो यदि मैं बुरा हूं, एक संत थे, मैंने सुनता हूं मैं अक्सर, मेरा जो पूरा लाइफस्टाइल में यही है कि मैं पूरे टाइम ना भागवत, रामायण, कुरान, बाइबल, इस टाइप की चीजें भी सुबह से रात तक प्रैक्टिस, और फिर उसी ओरा में रहता, अच्छा लगता। तो उसमें ये भी आता है ना कि आप किसी से सर्टिफिकेट मत लो कि आप अच्छे हो, डिसिप्लिन हो, किसी का दिल नहीं दुखाते हो, मदद करते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। या आप किसी के बोलने से ये भी नहीं होगा कि आप बुरे हो। और मेरी हमेशा आदत रही, मैं आपको एक आज क्लियर बताता हूँ कि ना, मैंने बचपन से खुद को ऐसा रखा है स्ट्रेट, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। कैसे बनूंगा, क्या होगा, वो मैं सोचता ही नहीं हूं। मैं सिर्फ आज क्या कर सकता हूँ मेरे सपने के लिए, वो मैं करता हूँ, ताकि नहीं भी बने तो अपने को शांति रहेगी ना कि नहीं ठीक है ना, अभी नहीं बने तो नहीं बने, मैंने मेरा बेस्ट दिया था। अभी कितने अच्छे अच्छे प्लेयर, हाँ मैं अपना बेस्ट, जब आप बेस्ट देते हो ना, पता है आप अक्सर देखेंगे कि दुखी होते हैं। अभी जो आत्महत्या भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पता है उसमें भी रीजन होता है। आपने देखा होगा MS धोनी अभी फिर से आई थी अनटोल्ड स्टोरी सुशांत सिंह की, उसमें धोनी जब अच्छा खेल रहे थे फिर भी आपने देखा उनके जो हेड होते हैं उनको फ्री छोड़ देते हैं, और जब वो 3 साल बाद अच्छा खेलते रहते, उनके साथ के जो कलीग्स है वो उनके ऊपर जांच बिठवा देते हैं, वो दोनों हंसते हुए जाते हैं, बेचारा धोनी उस दिन फिर ट्रेन में बैठ के चले ही जाता है। तो सेम वो कंडीशन होती है, मेरे साथ भी होती है। पर मैंने इतनी लाइफ में ना कुछ क्रैक किया, डिकोड किया लाइफ को। पता है जब आपकी लाइफ में मैंने खुद ने ये दिखा है कि प्रकृति, मतलब जो नेचर है, एटमॉस्फेयर, जो पूरा यूनिवर्स है, ये जब आपकी लाइफ में कुछ चेंज देना चाहता है ना, तो आपकी परीक्षा लेता है। प्रकृति जब जब प्रगति देना चाहती है ना, तो आपकी एग्जाम लेगा। आप उस समय शांत हो। देखो अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, उसको चलने दो, कुछ नया आप मत कर दो। ऐसा बहुत बार हुआ है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा मन करता है कि फोड़ दो सामने वाले को, पर वहां शांत हो जाता हो तो होता है क्या है, थोड़े दिन बाद उनका ट्रांसफर हो जाता है, मेरा भी हो जाता है। मतलब प्रकृति ने क्या किया, ला चल जाओ तुम ठोक दो उसको, फिर तुम इसी में रोते रहो। समझ रहे हो आप, अक्सर हम देखते हैं ना कि यार ऐसा क्यों, मेरे साथ पता कभी बुरा ही नहीं होता, हमेशा अच्छा ही हुआ। आप ये सोचो ना, भगवान ऐसे कैसे, अगर गॉड है या कोई एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी जो भी हो, कुछ तो प्रकृति में हो रहा है ना जो आपकी लाइफ को संभाले हुए, आपको उस पर विश्वास रखना पड़ेगा। इसका तो ये नहीं कि आप राम श्याम जपते रहो बस, या नमाज रोजा ही करते रहोगे, नहीं, वो तो एक गधा भी कर लेगा। आपको ये समझना पड़ेगा, आप पहले तो कर्तव्य निकालो। जैसे श्री कृष्ण नहीं बोलते हैं कि साक्षी भाव में जियो, मैं वही वाला लाइफ जीता हूँ। मैं अपना कर्म करता हूँ कि भाई आज मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ हूँ, जिस स्टेट में हूँ, जिस देश में हूँ, उसके प्रति मेरे कर्तव्य क्या है। एक बेटा होने के नाते, एक पति होने के नाते, पापा होने के नाते मेरे कर्तव्य क्या है। जब आप वो उसका निर्वहन करोगे ना, ये प्रकृति आपको पूरा उठा लेगी। पर कौन कर रहा है, किसी को लेना देना ही नहीं देश से। 15 अगस्त 26 जनवरी को हमको लगता है पाकिस्तान के बॉर्डर में जाके बम फोड़ दो, अगले दिन फिर से सब खत्म। ऐसे नहीं होता, आपको उस ओरा में हमेशा जीना पड़ेगा। करियर में आपके कभी ऐसा कुछ हुआ होगा, मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको जो आप बताना चाहते हो कि वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा आपके साथ, कोई किसी क्रिमिनल के साथ या कुछ? हाँ मतलब बुरा नहीं हुआ है, ऐसा एक बार हुआ था, लास्ट इंटरव्यू मैंने बताया था, वो जब 2013 में हम लोग ट्रेनिंग से जस्ट आए थे, 1-2-3 महीने हुए, तो मिस्टर इंदौर बनने में जब 2-3 महीना बचा था, अगस्त था, हम ट्रेनिंग सेंटर से आए अप्रैल में, जून में मैंने जिम ज्वाइन किया, अगस्त में राखी के जस्ट बाद दंगा हुआ इंदौर में, हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, और दिसंबर में मिस्टर इंदौर बना। तो बॉडी बिल्डिंग भी चल रहा था उस समय, और एक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने क्या है, 1 महीने पहले हम गए, उन्होंने एक नया खून बोलते हैं ना यंगस्टर्स, बिल्कुल जैसे आपके ही मन में नहीं रखा कि मैं पुलिस में जाऊंगा और जो बलात्कारी है, पॉलिटिशियन है जो उल्टे सीधे टाइप के हैं, या जो भी कुछ गलत हो रहा है तो सिंघम बन के फोड़ फोड़ देंगे। तो वो सेम हम लोग भी थे वैसे ही। हम लोग ज्वाइन हुए, एक केस आया हमारे पास, हम थे आईजी रिजर्व में। आईजी रिजर्व मीन्स कि जब भी पूरे इंदौर में कहीं कुछ हंगामा टाइप का होगा ना, जिससे शहर का माहौल खराब हो रहा है, तो वो हमारा 30 लोगों का ग्रुप वहां जाता था। तो हम लोग गए, ऐसे 30 के 3 ग्रुप थे, 90। तो वो केस हुआ, एक मुस्लिम बच्चे ने एक नेता की गाड़ी को छू दिया,
तो छुआ तो जिसकी गाड़ी को छुआ उसने उसको गाली वाली बकी, वो चले गया, उसके पापा ने गोली चला दी। फिर ये हीरो पूरा मतलब कचरा लेके उस एरिया के वहां चले गए, ये लोग गाली बकना, और हम वहां खड़े हैं। मेरे को इतना बुरा लग रहा था उस समय कि यार सिर्फ एक बार एसपी साहब बोल देते इनको तो फोड़ देंगे, क्योंकि यार वो गाली बक रहे हैं पुलिस के सामने बक रहे, बच्चा क्या है। और हम लोग तो उस समय लगभग 70-80 लोग थे, और वहीं पे 3 टीआई सर, एडिशनल सर, एसपी सर, सीएसपी सर सब थे। मेरे को उस समय लगा यार ये नौकरी छोड़ो, साला ये क्या। मैं नपुंसक वर्ड बोलता नहीं हूँ क्योंकि वो एक लोग अपने यहाँ पे उसको कमजोर का पद्धति दी जाती है, पर ऐसा नहीं है, नपुंसक भी अच्छे होते हैं। पर उस समय ऐसा लग रहा था पावरलेस टाइप का कि यार साला ऐसा जॉब किस काम का, ये तो गलत है। वो ऑर्डर भी नहीं दे रहे थे 2 इन। तो वो दिन टल गया। फिर 1 महीने बाद दंगा हुआ। दंगे में हम मॉर्निंग से लगे हुए थे, 1.5 घंटे बाद वही पॉलिटिशियन उसके 15-20 समर्थकों के साथ आया। अब हुआ क्या, मेरे को चिढ़ आती, जो बड़े बाल रखते हैं, बटन खुले, तिलक हो, बड़े बाल, बिल्कुल शेर जैसे आ रहा हूँ। मेरे एक दोस्त को गोली लग चुकी थी, उसका फोरआर्म, वो बाइसेप की हड्डी तोड़ गई, वो इस टाइप से निकली। वो मेरे पास ही था बेचारा, उसको हम एडमिट करके आए, और वो हीरो बन के, कर्फ्यू लगा हुआ, 144 लगा, पूरा माहौल खराब है, और वो बिल्कुल छतरी में आया। तो एक हमारे साथ का धार से आया हुआ था, क्योंकि फोर्स बुला लिया गया था उस समय तक, तो वो मारने गया उसको। तो मैंने बोला कि यार मत मारो, ये यहीं के पॉलिटिशियन है, छोड़ो छोड़ो। इतने में वो बाबा बोलते हैं कि तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा मैं, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे ऑफिसर्स आते हैं मेरे पास। तो मैंने, माइंड मेरा क्या था कि यार कैसे भी शांति हो। और मैंने जब उसने ये बोला ना, और इतने में एक वहीं का पुलिस वाला था पुराना, जो उसके चमचे होंगे, वो बोला अरे दादा दादा माफ कर दे, नए बच्चे हैं और इनकी नौकरी मैंने, मेरा केन था जो डंडा रहता है ना, वो टूट गया था, इतना सा हो गया था। तो मैंने, वो हमारा बॉडीगार्ड रहता उसके अंदर था, मैंने डंडा निकाला। मेरे सारे दोस्त जानते हैं मैंने आज तक कभी गाली बकी ना, उस दिन के पहले तक कभी गाली बकी। उस दिन इतना गाली बका मैंने ना, तेरे पेट्रोल पंप पे गाड़ूंगा, तेरी औकात क्या है, तू है कौन, तू जय श्री राम करके पार्षद बनाने, घर चलाने की नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये मोतीलाल नाम है और ये बेच नंबर, अब तू नौकरी से तो निकला ही देना, क्योंकि बहुत पावरफुल था। उसका 2 भाई था जो गोली चलाता था हमारे यहाँ, अच्छे जो पोस्ट एरियाज है हमारे यहाँ, राजवाड़ा है, एक 56 दुकान है, कभी सुना होगा आपने, फेमस है हमारे यहाँ वो क्षेत्र। वो भाग गए, बोले तुमने मेरे कर्मचारी को, मैंने कर्मचारी ठीक है तेरी टांग तोड़ दूंगा, तू है कौन साले, तू मंत्री होता तो तेरे को मारता, 144 लगी तुम आए क्यों, ये क्या पॉलिटिक्स है यार। तो पता है उसको बोला मैंने, ये मेरा नाम है, वो चले गया, कुछ भी नहीं हुआ जब से आज तक। तो जब से मैंने एक चीज देखी है, या तो तुम डर जाओ नहीं तो वो तुमको डराएंगे, और ये प्रकृति पूरी ऐसी, आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप पता है, मैं मेरे बच्चों को नहीं सिखाता हूँ किसी के पैर नहीं पड़े, क्योंकि जब आप पैर नहीं पड़ोगे ना तो लोग आपको काटने आएंगे। भाई पैर उसके पड़ो ना जो उस लायक हो, ये मेरी आज भी आदत है, मैं किसी के पैर नहीं पड़ता। जब मेरा दिल बोलेगा तो मैं बिल्कुल करोड़ों के सामने पैर पड़ लूंगा, नहीं तो बंद कमरे में भी नहीं पड़ूंगा। मतलब मैं तो ऐसा हाथ भी जोड़ता हूँ तो यही बहुत है, ये आप सबको समझना चाहिए। मैं एटीट्यूड या घमंड में नहीं बोल रहा, अरे खुद का वैल्यू नहीं कर रहे हो आप, सबके पैर में दंडवत प्रणाम कर रहे हो, मम्मी पापा के पैर नहीं पड़ते हो। मैं सिर्फ मम्मी पापा के पैर पड़ता हूँ, मेरे ससुर जी जो है, सास ससुर, बस। और फिर मेरा दिल बोलना चाहिए। तो मैं दोस्तों के यहाँ भी जाता हूँ तो जब मेरा दिल बोलता है तो मैं पैर पड़ता हूँ। भाई ऐसा बोलते हैं, हर दर पे जो झुक जाए उसको सर भी नहीं कहते थे, बोलते दस्तार, मतलब जो पगड़ी उसको संभालना चाहिए। नहीं तो आप तो नपुंसक बन गए, आप सिर्फ अपना काम दिखलाने के लिए सबके पैर पड़ते। बस वही एक था, इसके अलावा कुछ। मैं ना आपकी बातों से इतना अच्छा लग रहा ना, आपसे बात करके इतनी पॉजिटिविटी आ रही है, मतलब यहाँ तक भर चुका हूँ मैं पॉजिटिविटी के अंदर। मतलब अगर आपके पास होता मैं गले लग लेता आपके, मैं इतना अच्छा लग रहा आपसे बात करके। मतलब आपकी बातों से यार, जो हमारी न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन क्या, जो पुरानी जनरेशन भी है ना, वो भी मोटिवेट हो जाएगी। अगर कोई बुढ़ा भी है ना, आपकी बातें सुन के खड़े हो जाएगा, हाँ यार ये एकदम बढ़िया बोल रहा है बंदा। और यंगस्टर देखो ना, कितने सारे, मतलब भाई एजाज खान, राखी सावंत, इनके ही फॉलोवर है आज। मतलब मेरे को वो आश्चर्य होता है, ये क्या है, किस तरफ जा रहे हो। आप कभी ना मेरा टाइमलाइन पीछे जाके देखना, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का। अक्सर मेरे दोस्त बोलते हैं, मेरा भाई भी डांटता है कि अपडेट रहा करो ये वो, पर मैं ये जोकरबाजी नहीं कर पाता।
आप फेम, एक सस्ते फेम के पीछे क्यों भाग रहे हो? जब आप में कुछ है ना तो वो दिखेगा। मतलब ये बहुत पहले से मैंने मेरा कुछ छोटे छोटे नियम बनाए थे। मैं ना कभी भी महंगे कपड़े नहीं खरीदा। हमेशा मेरा एक नियम था कि साला अपने को स्पॉन्सर करेगा कोई। ये मन की बात है, तो साला वाला यार लैंग्वेजेस नहीं करना चाहिए। और जो मेरे दोस्तों में बोलता हूँ कि नहीं मैं नहीं खरीदूं। मैंने हमेशा सैंडो 80-90 रुपए का ही लिया। टी शर्ट्स मैंने 90, 150, 200 रुपए खरीदी। ये जो टी शर्ट पहना है ना, ये भी मेरा स्पॉन्सर्ड है। जो मेरे स्पॉन्सर थे उनने दिलाए जब मैंने महंगा एडिडास और ये सब लिया। मैंने कभी नहीं खरीदा। मैं गोल्ड स्टार जूता पहनता था जानबूझ के, क्योंकि होता क्या था, मैं आपको ये सुनाता है। तो मैं जब जिम जाता था ना, तो जैसे ही जिम में एंटर करो तो सब लोग देखते हैं, सारे बॉयज गर्ल्स ट्रेनर। तो एक अहंकार आता है मन में कि यार मैं हीरो लग रहा हूँ। और फिर वही खुद के जूते को नजर जाती है, लगता है यार ये तो अपने गोल्ड स्टार पहना, अपन इतनी औकात नहीं रहो। ये चीजें होना चाहिए, मेरी हमेशा से आदत रही। मैं अपने जो डिसिप्लिन में मेरे को रखते हैं ना वो चीज देखो। आज भी कटिंग, मैं सन 2002 से कटिंग रखता हूँ ऐसी। मेरे को कौन चेक करेगा और कौन बोलेगा कि क्यों कटिंग रखी? आप, गांधी जी बोलते थे कि इफ यू वांट सक्सेस तो आप डिसिप्लिन बनाओ। मतलब आप ना नियम बनाओ। जब आप नियम में जियोगे ना तो डिसिप्लिन अपने आप आएगा। जब आप नियम बना लोगे तो आप सक्सेस अपने आप मिलने लगेगी ना। आपने नियम बना लिया, जैसे माइक टाइसन का नहीं बोलते हैं कि वो विदाउट अलार्म उठते थे मॉर्निंग 4 बजे, बिना अलार्म के उठ के वो रनिंग करने चले जाते थे। आपको लाइफस्टाइल को ऐसा जीना पड़ेगा। हम अक्सर बोलते हैं ना कि भारत विश्व गुरु था। अरे भाई, भारत इसलिए विश्व गुरु था क्योंकि लोग ऐसे थे। अभी कहाँ है? जैसे मैं अक्सर बोला भी हूं कि मेरे को लोग बोलते हैं, आप महाराष्ट्र पंजाब के मेरे दोस्त हैं, कि आप हमारे यहाँ आओ, हम मदद करेंगे पूरी खाने में और हर चीज में। और आता है मन में कि यार चले जाते हैं। फिर एक लगता है नहीं नहीं ये तो भगोड़ापन रहेगा। क्योंकि मेरे को पता है कि मैं एक दिन चैंपियन बनूंगा। तो जब चैंपियन बनूंगा, मेरे ऊपर बुक्स भी लेके जाएगी, मूवी भी आएगी, तो उसमें मेरे को ये नहीं मेंशन कराना है कि मैंने गिव अप किया और मैं बाहर गया था। नहीं, ये प्रकृति आपको यही देगी। आप अपना बेस्ट दो। मतलब मेरी लाइफ का यही एक स्लोगन है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है ना, आप मेहनत करो। आपको पहले तो क्लियर करना पड़ेगा आप चाहते क्या हो। जब आप क्या चाहते हो वो क्लियर हो गया तो गॉड ना आपसे कनेक्ट होकर आपके कर्तव्य के साथ, आप जब कर्तव्य अपना रोज निभाओगे ना, जैसे मैं रोज मेहनत करता हूँ। मेरे पास पैसा नहीं तो मैं हेवी स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट हेवी, ये हेवी करता हूँ ना, बेंच शोल्डर जो भी लगा रहे हो, आप जैसी हेवी करोगे, मैं चैलेंज देता हूँ, आप लिख के, आपके पास जब प्रॉब्लम है आप ये करके देखना, उसी दिन आपके कुछ भी चमत्कार होगा। मेरे साथ हुआ है। मेरे अकाउंट में 50,000, 1,00,000, 50,000, 50,000 ऐसे बहुत बार आए। ऐसा कैसे हो सकता है? एक किस्सा है जिससे ना मैं ये क्लियर करता हूँ, जो सुन भी रहे हैं बेचारे। मेरे अकाउंट में थे 175 रुपए। ये इसलिए अपने को याद रहता है क्योंकि फकीर थे ना, पैसा था ही नहीं, तो याद रहता है कितना रुपया है। तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हुआ, तो उसमें मैंने देखा कि पेट्रोल खत्म था। मैंने एटीएम से 100 रुपए निकाले कि यार 100 रुपए का पेट्रोल डला लेता हूँ। तो वो आया नहीं पैसा। तो मैंने यार 100 रुपए तो थे, हालांकि निकल क्यों नहीं रहा? तो मैंने मिनी स्टेटमेंट निकाला, पता है उसमें 50,175। तो मैं शौक था, मैं वहां खड़ा रह गया। 2016 की बात है, एटीएम के अंदर 1-2 मिनट कि मैंने, यार मैं सबको बोलता था कि आप सिर्फ फोकस करो अपने ड्रीम पे, भगवान कहीं से भी मदद करेंगे पर करेंगे। उसी समय एक हमारे सूरज वर्मा सर है जो अभी इंदौर के मुख्यालय एसपी है, उनका मैसेज आया कि बेटा मैंने पैसे भेजे, आप तैयारी करो। तो मेरे को आश्चर्य था, ये मतलब ये तो मैं बहुत बोलता था, वो क्यों बोलते थे आप? ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ। ऐसे ही फोन आ जाता है कि हेलो मैं आपके ये चाह रहा हूँ कि 2-3 महीने के लिए पैसा दे देता हूँ ताकि आपकी मदद होती रहे। मतलब 20,000, 1,00,000, 35,000, 50,000, मतलब हर बार आता है। ये कौन देगा, क्यों देगा? आपके चाचा मामा भी आप 50 रुपए लेके देखो, 500 रुपए वो दूसरे दिन बोल देंगे तब देगा। मतलब ये यार देखो, आप ना जिस दिन बहाने बनाना छोड़ दोगे, बस आप धीरे धीरे अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। पर आपको शांत रहना पड़ेगा। अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, शांत हो जाओ। और ऐसा बोलते हैं जैसे आध्यात्म दृष्टि से कि ना, अनिष्ट की भावना जब आती, जब आपका इष्ट आपसे दूर हो जाता है। इष्ट मीन्स गॉड। गॉड मतलब मैं अंधविश्वास से नहीं बोल रहा हूं। मेरा नियम है कि मैं रोज मॉर्निंग से रात की 12 बजे के बीच किसी भी मंदिर जरूर जाता हूं और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता हूं मैं। अब वो कब पढ़ूंगा उससे कोई लेना देना नहीं।
समझो कितना डर लगेगा कि यार एक नियम होना चाहिए ना, इतनी बजे पढ़ेंगे। मैं सुबह शाम दिन रात और हर पल नॉनवेज खाता हूं। मैं नवरात्रि में 9 दिन मौन व्रत रहता हूं, कुछ नहीं बोलता हूं 9 दिन, पर नॉनवेज खाता हूं। आपको समझना पड़ेगा, कर्म भगवान सब कुछ देख रहा है। तो मैं नॉनवेज मतलब ऐसा है कि मैं ना तुलसी नहीं तोड़ पाता हूँ, चींटी नहीं मार पाता, पर नॉनवेज खा रहा हूँ। मतलब मैं नॉनवेज नहीं खाता था, पर अब खाना पड़ रहा है, अभी चैंपियन बनना है। तो मेरा ये नियम है कि भाई मंदिर का, और एक दिन भर में रात की 12 के पहले पहले कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता हूँ। पता है यार, ऐसा है, इसको आप अंधविश्वास बोलो या आप प्रकृति के एक बार एहसास में रह के तो देखो, आपको फील होगा कि हाँ वो मदद करते हैं। मेरी तो पूरी लाइफ वो संभालते हैं। मैं कभी कुछ नहीं सोचता। मेरे अकाउंट में अभी भी आपको मैं भले इसके कटने के बाद में स्क्रीनशॉट लेके भेजता हूँ कितना रुपया, मतलब जीरो, जेब में भी नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, पर वो चलाता है ऊपर वाला। वो ऐसा नहीं, देखो जब हम छोटे रहते माता पिता हमारा ख्याल रखते हैं कि नहीं, जब हम बड़े होने लगते ना तो हम ज्यादा होशियार बन जाते हैं। तो माता पिता भी लात मार देते हैं और दुनिया तो मार ही रही है। पर जब आप मासूम बने रहेंगे ना, तो ऊपर वाला क्यों नहीं ध्यान रखेगा, उससे बड़ा पावरफुल तो कोई है नहीं। नहीं, वो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मतलब सच में खुद ही को कर बोलेंगे इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे बताते। मैं मेरी वाइफ को बोल रखा हूँ, मतलब आज भी भगवान से कुछ नहीं मांगा, ऐसा लाइफ स्टाइल अपना शुरू से। तो ये बोलता है आपको जो सही लगता है आप करो। मतलब एक एक शेरे के ना, इतना ही था काफी कि ये मुझे ये खौफ दे मालिक कि मुझी पर ही निगाह तेरी। इतना ही नहीं था काफी कि सजदा कर लिया मैंने। मतलब आप ये सोचो कि हर पल उसी की निगाह में हो आप, फिर आपको, मतलब मेरी आदत है अक्सर, आप देखो मैं एक चीज बताता हूँ, आप भी फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, मैं या मेरे बच्चों को भी डांटता हूँ, या जो बहुत से इमोशनल होके नहीं करते कि मम्मी पापा से पैसा नहीं ले सकते, अच्छा नहीं लगता, ब्ला ब्ला। अरे भाई वो नहीं देंगे तो पड़ोसी देगा क्या? क्या बोलते हो? एक चीज समझो आप, बैलेंस है लाइफ का। हम इमोशनल कहाँ हो रहे यही नहीं समझ रहे। अरे माता पिता ही मदद करेंगे, यहाँ क्यों स्वाभिमान लिया है तुम बेवकूफ टाइप से? आप उनको वापस दो भी ना भाई। अगर वो मदद कर रहे तो आप पागल गधे जैसी मेहनत करो। आप वो आग लगा के रखो कि मेरी मदद कर रहे हैं माता पिता और मैं उनका मदद नहीं कर पा रहा हूं। आप मेहनत में वो गुस्सा निकालो, मेहनत करो, फिर जैसे जैसे अचीवमेंट्स आएंगे ना तो वो खुश होंगे। नहीं तो देखो यार, ये लाइफ है। ऐसा बोलते हैं कि या तो आप ड्रीम में इस दुनिया को लगा दो, नहीं तो दुनिया अपने लक्ष्य में आपका यूज करने लग जाएगी। तो कोई फायदा होता है हाँ पुलिस में रहने के बाद बॉडी बिल्डिंग करने का? हाँ, होता है नहीं होता है दोनों है कि ना। एक थोड़ा बुरा ये लगता है कि जैसे अब हम यहाँ, मैं 5 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, तो जो मेरे वो जो मैं बोल रहा था ना, कुछ आइटम टाइप के ऑफिसर्स होते हैं, तो वो ये बोलते क्या, पढ़े तो रहते 5 घंटे, 5 घंटे क्या, तुम तो पूरे टाइम फ्री। तो अब उनको कौन बताए 5 घंटे प्रैक्टिस के बाद कैसी हालत हो जाती है। सिर्फ कुछ लोग होते हैं, पर बाकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल बच्चे जैसा ट्रीट करते हैं। जो हमारे यहाँ डीआईजी सर है, इरशाद वली सर, बहुत मतलब बिल्कुल जैसे मैं उनका बेटा हूँ ऐसे प्यार करते हैं। और एक हमारे तरुण पिथोड़े सर है जो पहले कलेक्टर थे यहाँ पे, वो लोग मतलब उनको देख के हमको अच्छा लगता है। वो लोग इस टाइप से ट्रीट करते हैं, आप करके बोलते हैं, जबकि 1 साल हो गया अभी हम लोगों के साथ में, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अभी वो हमको फाइनेंशियल भी मदद कर रहे हैं। तो ऐसा है, मैंने एक चीज देखी है, अक्सर हम सुनते हैं ना कि जो पुलिस में जो हमारा एक रहता है कि बहुत सारे जो मेरे साथ के कांस्टेबल से बोलते हैं ऑफिसर्स बुरे होते हैं, ब्ला ब्ला। तो मैंने देखा है ऐसा नहीं होता है। अगर आप अच्छे हो ना, सब मदद करते हैं। देखो बुरे होने से ये है कि अगर ज्यादा सर चढ़ा लो ना तो हम हमारी औकात भूल जाते हैं, तो वो भी गलत है। आपको समझना पड़ेगा यार कि वो ऑफिसर, आप उसको पागल बनाओगे क्या? ऐसा अक्सर नहीं। अरे भाई आपसे रैंक में बड़ा है, अभी वो आपके पापा जैसे हैं, तो आपको उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। पर हमारे यहाँ क्या होता है ना कि अकड़ एक होता है बेवजह, उस वजह से स्पोर्ट्समैन का लाइफ खराब भी होता है। यार आपके पास बॉडी है तो यार सामने वाले ने भी रैंक अचीव किया है, सही कि नहीं? तो आपको बैलेंस समझना चाहिए जब आप। और एक मैं एक छोटी सी लाइन बताता हूँ, मेरे से मेरे साथ कभी ऐसा होता ही नहीं। कभी मैं ड्यूटी पे हूं ना, तो पॉलिटिशियन हो कोई भी हो, वो रिस्पेक्ट करते हैं और मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो फॉलो करते हैं। और ऐसा ही फिर डिपार्टमेंट में कोई भी अधिकारी, वो मेरी मदद जरूर करते हैं। पता है उसके पीछे रीजन क्या होता है? एक ह्यूमन बिहेवियर है कि ना, हम सभी के अंदर ना एक वो होते हैं ईगो,
छोटा और बड़ा, ईगो सब में होता है। आप उसकी ईगो को सेटिस्फाई कर दो ना, अच्छे से मिलो, नमस्ते कैसे हैं आप, और इतने में तो सामने वाला आशीर्वाद देने लग जाएगा। और आप उससे शेर जैसा मिलोगे तो भाड़ में जाओ यार, तुम्हारे जैसे तो बहुत सारे पैदा हुए और गए। और ये दोनों के साथ होता है, फिर वो ऑफिसर हो या बॉडी बिल्डर हो, बस ये। तो मैंने देखा यार, ऐसा नहीं कि मदद नहीं होती, सब मदद भी होती है। हमारे यहाँ मेरे सारे ऑफिसर्स ने मुझे हमेशा समय दिया, डिपार्टमेंट की तरफ से कभी नहीं हुआ, पर हाँ जिनके अधीन में कार्यरत हूँ, जिनके अंडर में हूँ ना, वो लोग मदद करते हैं। आपके हिसाब से हमारे जो यूथ है, जो बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहा है, जो सोच रहा है कि बॉडी बिल्डिंग को पूरा करियर बना लेंगे, वो हाँ हाँ उनको क्या करना चाहिए? उनको पहले क्या करना चाहिए? बॉडी बिल्डिंग करने से पहले क्या सोचना चाहिए? क्या उनको हाँ आप हाँ। अपनी तरफ से टिप्स देंगे? मैं अक्सर ना, जैसे अभी यहाँ हमारे साथ में मेरे 4 स्टूडेंट हैं, वो प्रोफेशनल तैयारी कर रहे हैं साथ में। बाकी मेरे 18 टीम मेंबर हैं, तो उसमें से सिर्फ 4 ही कर रहे हैं, 3। और बाहर से मेरे को कॉल आते हैं कि सर मैं आपके पास ही रहने आ जाता हूँ, ब्ला ब्ला। तो वो अच्छा लगता है सुन के कि यार बेचारा इतना डेवोटी है इसको लेके। पर इतना महंगा गेम है ना, कि जैसे जैसे अब मैं पहले बोलता था, पीठ पीछे सुनते ना अपन, कुछ आलोचक होते हैं कि आप पागल बना रहे, इतना कोई खर्चा होता है क्या डाइट में। पर बॉडी बिल्डिंग कैसा गेम है ना, मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैंने कोई कर्जा नहीं मेरे ऊपर, सब जीरो। आप सिर्फ ये सोचो भैया, आप इतना मेहनत कर रहे हो तो इतना खाओगे ही सही, और जब इतना खा रहे हो तो आप इतना मेहनत करोगे, तो ये क्या हो रहा है। तो बढ़ता जा रहा आप भाई 250 ग्राम चिकन खा रहे हो तो आप मेहनत आधा किलो के बराबर करोगे। जब आप 500 खा रहे हो तो फिर आप 1 केजी जैसा मेहनत, बस मतलब इसमें कोई खर्चा नहीं है। पर वही डे बाय डे क्यों नहीं बढ़ेगा। मेरा एक दिन का खर्च होता था 1.5 से 2.5 हजार। 1 केजी मीट, आधा किलो चिकन, 300 ग्राम फिश, 10 अंडे, अरे इतने में 1 हजार हो जाएगा। जोड़ो ना, 500 केजी मिलता है है। मीट, बिल्कुल बिल्कुल 500-600। बिल्कुल। मतलब मैं तो इतना खोपड़े में, इतना माइंड में वो बार बार रिव्यू। भाई बनाना आप देखो ना यार, 30, 40, 50 का मिलता है। फिर हमको मौसमी फल भी लेने ही पड़ते, फिर जो भी चल रहा है, मैंगोस, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स और प्रोटीन सप्लीमेंट। तो औसतन 60 से 90 हजार खर्च आता है। वो आप कैसे भी जोड़ लो। तो मैं अक्सर ना लोगों को यही बोलता हूँ, कोई भी पूछता है तो मैंने, ठीक है मुझे फीस नहीं चाहिए भाई, पर तुम क्या खाओगे। अक्सर मेरे को लोग, मेरे जो स्टूडेंट हो, डांटते हैं कि सर आप फीस नहीं लेते हो, फीस लिया करो। अरे मैं कैसे बोलूं उसको, वो खुद खा ले वही बहुत है ना, क्योंकि कितना खर्चा, बहुत एक्सपेंसिव बॉडी बिल्डिंग। तो मैं यही बोलता हूँ, मैंने यार आप क्या करते हो, आपके पापा क्या करते हैं, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है कि आप मेहनत तो पागल जैसा करना और 2-3 साल भूल ही जाओ। कि दो आपके पास अर्निंग सोर्स जरूर होना चाहिए। बस अगर अर्निंग सोर्स है तो देखो यार, आप जैसे जैसे पागल जैसा मेहनत करके थोड़ा कुछ मेडल भी ले आए, तो फिर धीरे धीरे स्पॉन्सर मिलने लगते हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। आप बात नहीं मानेंगे, मैंने ना सन 2008-9 में मैंने मजदूरी तक की है। पोछा लगाया मैंने दुकान में। वो जो पेट्रोल पंप रहते हैं ना, पेट्रोल पंप, वो गड्ढा खोद के उसमें गड़वाना, ये किया है मैंने। बर्तन बाजार जो हमारे यहाँ होता था, वहां मैंने मजदूरी की है। मैंने मेडिकल पे काम किया है। जब पुलिस में आए तो मेरे कोच थे जो शुरुआत के, वो बोले कि यार बेटा बहुत अच्छा लाइफ जियो मस्त। और मैंने, सर अब मैं मेहनत करूंगा क्योंकि अब मेरे पास सैलरी आ रहा है ना। तो वो मैं, मतलब जब ट्रेनिंग सेंटर में था तो 6 से रात की 6 बजती थी उस शेड्यूल में। सभी लोग शाम को, हमारा रोल कॉल होता है, रोल कॉल मीन्स कितने लोग है, बीमार कौन है, क्या क्या, पूरा वो एक सभी का टोटल जाता है। 7:30 बजे तक वो चलता है। 7:30 बजे जैसे वो छूटता, सब लोग खाना खाने के लिए भागते थे, और मैं उसी समय जिम जाता था। तो ट्रेनिंग सेंटर में मैं दिन भर की ट्रेनिंग, पढ़ाई, स्टडी सबके बाद 7:30 से 10, 10:30 बजे तक प्रैक्टिस करता था जिम। वहां पे पूरा टूटा फूटा जिम था, सफाई करके पूरा, मतलब स्क्वाट कैसे लगाते थे हम, बारबेल यहाँ रखवा के हाथ से, स्टैंड ही नहीं था क्योंकि स्क्वाट स्टैंड नहीं था। वहां मैं प्रैक्टिस करता था। फिर जब ट्रेनिंग से आए तो फिर यहाँ पे चालू किया। तो मैं ये बोलता हूँ यार कि देखो, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पर कड़वा सच तो है कि बहुत एक्सपेंसिव है ये। आप उसके साथ कर सकते हो कि ना, मैंने देखा है कि मेरे पास जब नहीं खाने, भाई खाने का है तो मैंने बादाम भी खाता हूँ, नहीं तो फिर चने खाओ, जो मिल रहा है खाओ।
आपके पास पैसा नहीं है तो, पर ये कि हाँ आपको पहले समझना पड़ेगा, सभी जगह आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। भगवान मदद जब करेंगे जब आप ठेला लेके निकलोगे। अरे लेके ही नहीं निकलोगे, बिकेगा कहाँ से? घर में नमाज या पूजा आरती करने से थोड़ी आपका जो सामान बिकना है। आपको निकलना तो पड़ेगा। आप इसलिए प्रयास करो, आप स्टडी में हो तो आप भर्ती देखो, जो वैकेंसीज निकलती वो देखो। अगर आप ट्रेनर हो तो भाई पीटी के लिए आप ऑनलाइन अपना पोस्ट डालो, ब्ला ब्ला ब्ला, कि कैसे भी यार वो मदद करे। पर वो आप घर में बैठ जाओगे तो कैसे चलेगा? आपको वो सोर्सेस देंगे। तो इसलिए अर्निंग सोर्स मतलब मस्ट नीड है। अगर अर्निंग सोर्स नहीं है, बॉडी बिल्डिंग करना बेवकूफी है। जैसे आज भी मैं सोचता हूँ ना तो डर लगता है, ऐसा मन में आता है एक दो बार एक दिन में कि छोड़ो छोड़ो क्या बेवकूफी कर रहे, बहुत खर्चा है। शांत हो जाओ, ऊपर वाला रास्ता दिखाता है। तो और अर्निंग सोर्स नहीं है तो नहीं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाला हूँ मैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं करते तो आपका कितना पैसा बच जाता? अभी तक आपने कितना पैसा बचा लिया होता? मैं अक्सर ये बोलता हूँ, जैसे कभी कभी कुछ ऑफिसर्स दिमाग खराब करते ना, तो मैं बोलता भी हूँ कि यार ऐसा है कि जितना आप सैलरी दे रहे हो ना, इससे 5 गुना तो मैं खर्च कर देता हूँ, तो मैं इस्तीफा तो अभी दे दूंगा। तो वो तो बोले ही मत, मैं अभी तक पजेरो और इनोवा लिया था यार, 2-3 पे इतना खर्चा हो गया होगा। पर एक ऐसा लगता है ना, इसके बिना फिर जिंदगी भी क्या है? ये लाइफस्टाइल है, मजा आता है, शेर जैसे जियो जब तक जी रहे हो। आज आप अच्छा ही लगता है, पता है मॉर्निंग में जब उठता हूँ रात को सोने तक, जहां जाते हैं ना बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब सबसे अच्छा लगता है पॉलिटिशियन को बताना पड़ता है कि मैं ये हूँ वो हूँ। मैं अक्सर मेरे स्टूडेंट्स को ही बोलता हूँ, मैंने यार अगर आप पाकिस्तान भी जाओगे ना तो आपको वहां आपके फैन मिल जाएंगे, जो कि दुश्मन कंट्री फिर भी। तो मेरे को अच्छा लगता है कि ना आप जब तक जिए शेर जैसे तो जिए, नहीं आप किसी के काम तो आ पाओगे। ऐसा कुछ मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं, आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाओ। मैं ये बोलता हूँ अगर आप स्पोर्ट्स में रहोगे ना तो आप लाइफ को ना जीना सीखोगे। क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या होता है, रोज हारना जीतना रोज लगा रहता है। नहीं क्यों, आपने जो सेट किया वेट लिफ्ट करने के लिए, आप उसको उठाते हो तो कितना कैलकुलेशन करते हो। एट ए टाइम आपको रिस्क लेना है, उठाया और जीत गए या फेल हो गया। तो सोचो रोज ही हो, फिर आत्महत्या नहीं कर पाओगे ना। आपको समझ आएगा कोई बात नहीं, कल फिर से करेंगे, फिर से ट्राई। आप गिव अप करना भूल जाते हैं स्पोर्ट्स। ये स्पोर्ट्स से एक बेनिफिट है। नहीं तो देखो ना अक्सर आता है, अभी कुछ 3-4 दिन पहले की घटना है कि एक यूपी में एक पीसीएस अधिकारी तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। कितने कलेक्टर्स आत्महत्या कर चुके, ऑफिसर्स आत्महत्या कर लेते हैं, हीरो हीरोइंस कितना अभी रोज ही आ रहा है। आज ही कोई एक लड़की, एक सिया कक्कड़ थी, वो कुछ दिन पहले उन्होंने की आत्महत्या। बेवकूफी है यार, आपने लाइफ को ऐसी खत्म कर दिया। अच्छे से जीना चाहिए लाइफ में। इतनी सारी चीजें, मतलब मैं तो जैसे अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, मेरे को इतना अच्छा लगता है। मेरे स्टूडेंट को मैंने बोला था, पता है लॉकडाउन जो चल रहा है लोग इससे परेशान हो रहे हैं, पर ऐसा लाइफ तो मैं बचपन से जी रहा हूँ। मतलब मैं आज भी लॉकडाउन जैसे ही जीता हूँ, कोई लेना देना ही नहीं था दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ प्रैक्टिस डाइट रेस्ट, प्रैक्टिस डाइट रेस्ट और ड्यूटी जब ड्यूटी। बाकी ना आप अपने इनर पीस को खराब मत करो। लोग क्या बोलते हैं, मैं अक्सर मेरे बच्चों को बोलता हूँ, मैंने यार देखो आम इंसान से बात करोगे तो डर जाओगे, क्योंकि वो तुमको सिखाएगा कि एक 1 BHK घर लेना और एक कार लेना, बस यही लाइफ का टारगेट होना चाहिए। अरे इतना नकली जीवन जी रहे हो भाई, इसके बाद भी जीवन तो जीना ही। आज मैं चलो बॉडी बिल्डिंग छोड़ देता हूँ तो फिर क्या है, कार ले आएंगे, घर और कर्जा थोड़ा कम हो जाएगा। कर्जा जब भी रहेगा कुछ ना कुछ तो खरीदोगे ना, ये तो लाइफ है पूरा। तो अभी जब तक आप हो ना तो अच्छे से जीवन जियो। मतलब यार मेरा एक हमेशा से लाइफ में, जब मैं इतना लगभग कुछ 10-11 साल का था, मेरा एक नियम था कि ना मुझसे लाइफ में अगर कोई 10 सेकंड के लिए भी मिला हो तो मैं इस लेवल तक पहुंचूंगा कि उसको गर्व हो कि यार इस इंसान को मैं मिला था एक बार। शेर जैसे जियो जब तक जी रहे हो।